संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 27 पार्टियों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। बैठक में सरकार ने दावा किया कि वो सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। बैठक में वाईएसआर, कांग्रेस, बीजेडी, टीआरएस और टीएमसी ने महिला आरक्षण पर चर्चा की मांग की। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और संसद में चर्चा कराने की मांग की। केंद्र सरकार ने चीनी घुसपैठ से संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा से इनकार किया और कहा कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा है। बिहार में सियासी कस्मेवादे का दौर चल रहा है। बीजेपी ने नीतीश के साथ दोबारा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया तो नीतीश कुमार ने पलटवार किया और कहा कि वो मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। बता दें कि रविवार को दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा था कि मैंने जेपी नड्डा और अमित शाह से बात की है। उन्होंने साफ कहा है कि हम किसी भी सूरत में नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करेंगे। रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के विरोध में लखनऊ में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीएसपी सुप्रीम मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत बताई है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य अब भी अपने बयान पर टिके हैं, लेकिन साधु संतों की नाराजगी बढ़ रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस के अपमान को सनातन धर्म का अपमान बताया है। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध धर्मांतरण वालों की मंशा कभी सफल नहीं होगी। देश अब जाग चुका है। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित अखिल भारतीय हिंदू गौर, बंजारा और लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम सभी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार की ओर से लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दायर की गई याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में बैन को हटाने की मांग करने वाली याचिका को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के समय की बर्बादी बताया है। गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में आसाराम बापू को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान कल होगा। 2013 में सूरत की 2 बहनों से रेप के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है। कुल 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें सबूत के अभाव में आसाराम को छोड़कर 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आसाराम इस समय जोधपुर जेल में बंद है। बॉक्स ऑफिस पर पठान की जबरदस्त कामयाबी के बाद शाहरुख खान मीडिया के सामने आए। साथ में दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी थे। शाहरुख ने कहा कि फिल्म अच्छा बिजनेस करती है तो खुशी होती है। पठान रिलीज के पिछले 4 दिनों में मैं गुजरे 4 साल भूल गया हूँ। शाहरुख ने मजाकिया लहजे में कहा कि पिछले 4 सालों में फिल्मों से अलग एक दूसरा बिजनेस प्लान भी सोचा कि अगर फिल्में नहीं चली तो रेड चिलीज फूड ईटरी के नाम से रेस्तरां खोलूंगा। पठान देश में 271 करोड़ और विदेश में 540 करोड़ की कमाई कर चुकी है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के चमोली से हिमस्खलन की खबरें आई तो वहीं कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के चलते हाईवे बंद हो गए। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों से सड़क पर पत्थर और मलबा गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया। वहीं दिल्ली में शीतलहर चल रही है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश और ओलों से फसलें बर्बाद हो गई हैं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ये सब कुछ आप अपने स्कूल की किताबों में पढ़ चुके होंगे, कॉलेज की किताबों में पढ़ चुके होंगे, इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा और आपने इस तथ्य को भी ऐसे ही रट लिया होगा जैसे आप अपनी कोर्स की किताबों को अक्सर इम्तिहान पास करने के लिए रट लेते हैं, बिना उनका मतलब जाने, बिना उनकी पृष्ठभूमि जाने। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि महात्मा गांधी की हत्या किन हालात में हुई और नाथूराम गोडसे ने बाद में अदालत को क्या बताया था, किन कारणों से यह हत्या हुई, किन हालात में यह हत्या हुई, इस हत्या के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, यह हमारे देश के लोगों ने शायद कभी जानने की कोशिश नहीं की। आज आपको महात्मा गांधी की हत्या की तिथि पता है और आप ये जानते हैं कि उनकी हत्या गोडसे ने की थी। ये ऐतिहासिक घटना का आज हम आपके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको 4 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम जिक्र होता है। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आज हमने बहुत सारी रिसर्च की है
ये सारी जो किताबें आप देख रहे हैं, आज ये सारी किताबों को हमने पढ़ा है। ये सब किताबें महात्मा गांधी के बारे में हैं, उनकी हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, किन हालात में हुई, अलग अलग उस जमाने के जो बड़े बड़े लेखक हैं, ऑथर्स हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इस हत्या का जिक्र कैसे किया है, ये सब आज हमने इन किताबों में पढ़ा है। और इनसे हमें क्या पता चला वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको महात्मा गांधी की हत्या से ठीक 10 दिन पहले हुए उनके ऊपर एक और जानलेवा हमले का एक दुर्लभ वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। तो बड़ी बात यह है कि हत्या तो उनकी हुई आज के दिन 1948 में, लेकिन उससे 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को उनके ऊपर एक और जानलेवा हमला हुआ था। और इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि गोडसे ने अदालत में जो बयान दिया उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू असहज क्यों हो गए थे और उन्होंने इस पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था। तीसरे भाग में हम आपको यह बताएंगे कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सहानुभूति गोडसे के साथ थी। और आज इस बात का भी विश्लेषण होगा कि महात्मा गांधी मीडिया में सबसे ज्यादा छपने वाले नेता कैसे बने और वर्ष 1948 में उनकी अंतिम यात्रा का वीडियो दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोज में एक था। ये सारी वो किताबें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, जिन्हें हमने आज इस विश्लेषण को तैयार करते समय पढ़ा है और इस विषय पर आपके लिए गहन रिसर्च किया है। इसलिए यह विश्लेषण आज देश के हर नागरिक को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब देश को आजाद हुए सिर्फ 5 महीने और 15 दिन हुए थे। सोचिए, 5 महीने और 15 दिन देश को आजाद हुए और उसके बाद ही उनकी हत्या हो गई। बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि जब गांधी जी की हत्या की साजिश रची गई तब शुरुआत में यह तय नहीं हुआ था कि यह हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की जाएगी। यानी हत्या की साजिश रची जा रही थी, लेकिन यह तय नहीं हुआ था कि हत्या कौन करेगा। हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं और लोगों द्वारा इस संदर्भ में गुप्त बैठकें की गई, लेकिन इन बैठकों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि महात्मा गांधी पर गोली गोडसे चलाएंगे या कोई और चलाएगा। इस विषय पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गांधीज असैसिन, और इसके पेज नंबर 161 पर लिखा है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 जनवरी 1948 को एक बैठक हुई थी जिसमें 3 लोग शामिल हुए, और ये 3 लोग थे नाथूराम गोडसे स्वयं, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे। और इन तीनों के बीच उस दिन महात्मा गांधी की हत्या को लेकर काफी लंबी चर्चा हुई और पहली बार यह तय हुआ कि दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या की जाएगी और यह काम गोडसे को सौंपा जाएगा। हालांकि इस बैठक के कुछ समय बाद विष्णु करकरे ने नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे से एक और व्यक्ति की मुलाकात करवाई। इस व्यक्ति का नाम था मदन लाल पाहवा। विष्णु करकरे ने उस समय गोडसे को यह कहा कि मदन लाल पाहवा एक शरणार्थी हैं जिसे विभाजन की वजह से अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर भारत भागकर आना पड़ा और इसलिए मदन लाल पाहवा उनके लिए कुछ भी कर सकता है, वो बहुत क्रोध में है, वो बहुत आहत है। और इसी के बाद यह तय हुआ कि गांधी जी की हत्या गोडसे द्वारा नहीं बल्कि मदन लाल पाहवा नाम के इसी शख्स द्वारा की जाएगी। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जब मदन लाल पाहवा को गांधी जी की हत्या करने के लिए दिल्ली भेजा गया तो उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि गोडसे और उसके बाकी सहयोगी 13 जनवरी 1948 को ही दिल्ली आ गए थे और महात्मा गांधी की हत्या का पहला प्रयास 20 जनवरी 1948 को हुआ था। यह बड़ी बात आज हम आपको यह बता रहे हैं कि 20 जनवरी 1948 को भी महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश हुई थी। यानी उनकी हत्या से 10 दिन पहले भी उन पर यह जानलेवा हमला हुआ था जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। और आज हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी हमले की। ये उसी सभा की तस्वीरें हैं जहां पर इस हमले की योजना बनाई गई थी और उस समय महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला हाउस में रहते थे और जब वो 20 जनवरी को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये दुर्लभ तस्वीरें हैं उस समय की, तभी उन पर मदन लाल पाहवा ने बम से हमला कर दिया था जिसमें बिरला हाउस की एक दीवार को नुकसान पहुंचा था। ये वो दीवार है, इसके पास बम फटा देखिए और ये दीवार जो है उस समय क्षतिग्रस्त हो गई थी
और इस हमले की ये तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो दीवार है बिरला हाउस की, जिसके पास ये बम फटा। दीवार देखिए क्षतिग्रस्त हो गई, गिर गई। महात्मा गांधी पर यह हमला होना था। हालांकि इस हमले से महात्मा गांधी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्हें लगा कि ये शायद कोई मिलिट्री ड्रिल है, और इसलिए उन्होंने लोगों से इस हमले के तुरंत बाद कहा कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है और वहां कुछ नहीं हुआ है। ऐसा महात्मा गांधी ने वहां मौजूद लोगों से कहा। हमला हुआ, बम से हमला किया गया, धमाका हुआ। महात्मा गांधी उस समय बोल रहे थे और उनके बोलते बोलते ही धमाका हुआ और महात्मा गांधी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप शांत बने रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर से उनकी वो आवाज सुनाता हूं जो उस समय उन्होंने कही थी, आप फिर से सुनिए। तो बम धमाके के बाद महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही इस चीज से डर गए तो फिर सोचिए अगर वाकई में ऐसा हमला होगा तब हमारा क्या हाल होगा, इसलिए सब शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है। इस हमले के बाद मदन लाल पावा को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन गोडसे और उसके बाकी सहयोगी वहां से भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद फिर 21 और 22 जनवरी को कोई हरकत नहीं हुई, ये लोग शांत होकर बैठ गए। लेकिन 23 जनवरी को यह तय हुआ कि अब महात्मा गांधी की हत्या बम से नहीं करेंगे बल्कि गोली मारकर की जाएगी, और यह गोली नाथूराम गोडसे द्वारा चलाई जाएगी। और अब आप बहुत ध्यान से सुनिए कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या वाले दिन क्या हुआ था। पूरा घटनाक्रम आज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या थी। 30 जनवरी 1948 को हर दिन की तरह गांधी जी शाम को 5:15 पर बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे, और इस दौरान गोडसे बिरला हाउस के प्रवेश द्वार से 8 से 10 फीट की दूरी पर खड़े थे, और इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। लेकिन तभी गोडसे ने गांधी जी के चरण छुए, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की और इसके बाद उन्हें नमस्ते भी कहा। इसलिए बड़ी बात देखिए, गोडसे गांधी जी की हत्या करने के लिए आया था, लेकिन गोडसे ने पहले गांधी जी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें नमस्ते भी कहा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोली चला दी, और महात्मा गांधी पर 3 गोलियां गोडसे ने चलाई, जिनमें पहली गोली गांधी जी के सीने में लगी और 2 गोलियां एक के बाद एक उनके पेट में लगी। पहली गोली लगने के बाद महात्मा गांधी नीचे नहीं गिरे, लेकिन पेट में गोली लगने के बाद वो नीचे गिर गए, और इस दौरान उनके मुंह से जो शब्द निकले वो थे, हे राम। इस हमले के बाद गोडसे के सिर पर खुरपी मारकर उसे नीचे गिरा दिया गया और उसे गिरफ्तार करके दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां एक बहुत ही दुर्लभ घटना हुई, जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। असल में नाथूराम गोडसे की गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी जब इसी पुलिस स्टेशन आए, तो इस दौरान गोडसे ने उनसे कहा कि मेरी वजह से आज आपको अपने पिता को खोना पड़ा, लेकिन ऐसा मैंने किसी निजी रंजिश की वजह से नहीं किया, और ना ही इसके पीछे मेरा कोई गलत मकसद था। इस बात पर तब देवदास गांधी ने गोडसे से पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा। इस सवाल के जवाब में गोडसे ने कहा कि इसका कारण राजनीतिक था। यानी महात्मा गांधी के पुत्र को गोडसे ने कहा पुलिस स्टेशन में कि मेरी कोई निजी रंजिश नहीं थी आपके पिता से, और मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं कि आज आपने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उन्हें मारने के पीछे जो कारण था वो राजनीतिक था। महात्मा गांधी की हत्या के लिए 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिनमें नाथूराम गोडसे के अलावा नारायण आप्टे का भी नाम था, जबकि 5 लोगों को तब उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और ये 5 लोग कौन थे? ये थे विष्णु करकरे, मदन लाल पावा, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे और दत्तारे परचुरे। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने किस्तैया और परचुरे को बरी कर दिया था, और बड़ी बात यह है कि तब गोडसे के खिलाफ यह मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। गोडसे ने गांधी को मारा क्यों? आखिर गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? तो इस पर गोडसे ने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था, और यह पक्ष रखने में गोडसे ने 5 घंटे का समय लिया, और जब इस पूरे बयान को लिखने की प्रक्रिया पूरी हुई
तो उनके 5 घंटे के इस बयान से 112 पन्ने भर गए थे। गोडसे के इस बयान के 5 अध्याय हैं, यानी 5 भाग हैं। और आज आप सबके लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि अदालत ने जब गोडसे से कहा कि वो अपना पक्ष रखें और गोडसे ने 5 घंटे तक अदालत में मौजूद लोगों के सामने और जज के सामने अपना पक्ष रखा, तो 112 पन्ने भरे। और उन 5 घंटों में गोडसे ने क्या बताया, यह शायद अभी तक आपने जाना नहीं होगा। इसलिए आज हम देश को बताना चाहते हैं कि गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। पहले भाग में गोडसे ने अदालत को यह बताया कि महात्मा गांधी की नीतियों और उनके कार्यों की वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और किसी भी महात्मा को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के टुकड़े टुकड़े करे या उसका विभाजन करे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया और इसीलिए गोडसे ने उनकी हत्या की। अपने बयान के दूसरे भाग में गोडसे ने कहा कि अगर देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने ये पाप किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंसानों की इस अदालत के बाद भी एक और अदालत है जहां मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैंने ये काम मानवता की रक्षा के लिए किया है। यानी गोडसे को कोई पछतावा नहीं था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, वो अपने इस काम को सही मानता था। यहां एक बड़ी बात यह है कि अदालत में जब महात्मा गांधी की हत्या के मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब नाथूराम गोडसे पर जो आरोप लगाए गए थे उनके जवाब गोडसे को लिख कर देने थे और बाद में इन जवाबों को जज के सामने पढ़ा जाना था। लेकिन दूसरा पक्ष ये नहीं चाहता था, यानी जो सरकारी पक्ष था वो ये नहीं चाहता था कि गोडसे के जवाबों को अदालत में पढ़ा जाए और यही मांग तब अदालत से भी की गई। लेकिन अदालत ने उस समय इन आपत्तियों को खारिज कर दिया और इसके बाद गोडसे का यह जवाब अदालत में बाकायदा पढ़ा गया। और बड़ी बात यह है कि अगले दिन यही जवाब उस समय के सारे अखबारों के पहले पन्ने पर था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काफी चिंतित हो गए और काफी असहज हो गए। नेहरू को यह डर था कि गोडसे का पक्ष गांधी जी के प्रति देश के लोगों का नजरिया बदल सकता है, इसलिए वो गोडसे के बयान को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने के खिलाफ थे और उन्होंने गोडसे के इन बयानों पर बाद में बैन भी लगा दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। और यह प्रतिबंध गोडसे के बयानों पर कई वर्षों तक लागू रहा। इसीलिए आज भी देश के ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। गोडसे ने महात्मा गांधी पर भारत का विभाजन करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए थे और इनका जिक्र अपने बयान के तीसरे अध्याय में गोडसे ने किया है। गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़नी जरूर शुरू कर दी थी, जिससे गोडसे को ऐसा लगा कि गांधी जी इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि यहां एक तथ्य यह भी है कि महात्मा गांधी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मंदिर गए थे। यह भी आप जान लीजिए, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार मंदिर गए थे बस। और गोडसे का यह भी कहना था कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को ही आगे बढ़ाया और भारत को बांट दिया और उन्होंने भारत का विभाजन करने में ब्रिटिश सरकार की मदद की। गोडसे ने अपने जवाब में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने के लिए भी दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इस विभाजन के दौरान निर्वासित हिंदुओं के लिए कभी भी सच्चे मन से कोई प्रयास नहीं किया। असल में जिस समय भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान बने, तब देश के सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपए जमा थे और विभाजन के तहत यह तय हुआ कि इन 400 करोड़ रुपए के खजाने में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे और इस समझौते के तहत भारत ने 20 करोड़ रुपए की पहली किश्त पाकिस्तान को आजादी के समय ही दे भी दी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जमीन का बंटवारा हुआ, 2 देश बने, तो खजाने का भी बंटवारा होगा और खजाने के बंटवारे में पाकिस्तान को 55 करोड़ मिलने थे और दूसरी किश्त में भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। 20 करोड़ रुपए भारत पहले दे चुका था।
तो टोटल 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलने थे इस बंटवारे में। तो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान पर बकाया थे, जिनमें कहा गया कि ये हम आपको दूसरी किश्त में दे देंगे। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा और पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। और इसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि अब जब पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, जब तक पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता तब तक हम उसे ये 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे। और सरदार पटेल की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक तरफ हम पर हमला कर रहा है, कश्मीर को हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो हम पाकिस्तान के बकाया 55 करोड़ रुपए क्यों दें, हम उस पेमेंट को रोक लेंगे, ऐसा सरदार पटेल चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी बीच में आ गए और महात्मा गांधी और नेहरू इस मुद्दे पर सरदार पटेल के खिलाफ हो गए। और महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस समझौते को टूटने नहीं देंगे और ये 55 करोड़ रुपए भारत को देने ही चाहिए। ये बात उनकी हत्या से सिर्फ 18 दिन पहले की है, यानी 12 जनवरी की। और उस समय महात्मा गांधी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आमरण अनशन भी कर रहे थे। तो सोचिए, जब इतने दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे थे, ऐसे में वो अनशन कर रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। लेकिन माहौल बिल्कुल बदला हुआ था और भारत के जो हिंदू थे वो उनसे बहुत नाराज थे। ऐसा माना जाता है कि इस अनशन के जरिए गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार पर बहुत दबाव बनाया और बाद में नेहरू और पटेल को महात्मा गांधी की यह बात माननी पड़ी और इससे गोडसे और उसके जैसे जो दूसरे हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग थे वो बहुत नाराज हो गए। आज यहां हम आपको जस्टिस जी.डी. खोसला के बारे में बताना चाहते हैं। जस्टिस जी.डी. खोसला जो गोडसे के खिलाफ फैसला देने वाले 3 जजों में से एक थे, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बहुत रेलेवेंट नाम आज मैं आपको बता रहा हूं। जस्टिस खोसला जो उन 3 जजों में थे जिन्होंने गोडसे पर फैसला सुनाया था, जिन्होंने ये सुनवाई की थी। जस्टिस ये जो जज हैं जस्टिस खोसला, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मर्डर ऑफ द महात्मा। और इसके पेज नंबर 234 पर वो लिखते हैं कि जिस दिन गोडसे ने अपना पक्ष अदालत में रखा, उस दिन वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए और अगर अदालत में उपस्थित दर्शकों को जूरी का दर्जा उस दिन दे दिया जाता तो नाथूराम गोडसे को बहुमत के आधार पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से निर्दोष करार दिया जाता। तो सोचिए, जिस दिन ये बात इस मामले में फैसला देने वाले एक जज स्वयं कह रहे हैं। यानी उस समय अदालत का दृश्य कुछ इस तरह का था जैसे किसी फिल्म का कोई सीन हो, हिंदी फिल्म का कोई इमोशनल अदालत का सीन हो, जिसमें हीरो अपराधी साबित हो जाता है और उसे सजा मिलती है और तब अदालत में मौजूद दर्शकों की सहानुभूति तब भी नायक के साथ ही होती है। गांधी जी की हत्या के लिए जिन 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनमें वीर सावरकर का नाम भी था। लेकिन नाथूराम गोडसे ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में इस बात से साफ इनकार किया कि वीर सावरकर की गांधी जी की हत्या में कोई भी भूमिका थी या फिर उन्होंने नाथूराम गोडसे को इसके लिए उकसाने का काम किया। मैं आपको गोडसे के बयान के कुछ अंश आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। एक पुस्तक में लेकर आया हूं, ये देखिए। गोडसे ने अदालत में जो कहा, क्या कहा? गोडसे कहते हैं, श्री रामचंद्र ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए कंस को मारा, महाभारत में अर्जुन को भी बहुत ऐसे व्यक्तियों को मारना पड़ा जिनमें उनके बहुत से निकट संबंधी थे। यहां तक कि पूजनीय भीष्म पितामह को भी मारना पड़ा क्योंकि वो अत्याचारी के पक्ष में थे। यानी कोई राम, कृष्ण और अर्जुन को हिंसक समझता है तो उसे मानवता के सिद्धांत का ज्ञाता नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना चाहिए कि उसे संसार की कार्यप्रणाली का ही ज्ञान नहीं है। वह छत्रपति शिवाजी की ही वीरता थी जिसने भारत में यवनों के अत्याचार को रोका। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां को मारा वो बिल्कुल ठीक तरीका था, अन्यथा अफजल खां शिवाजी को मार डालता। गांधी जी शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की निंदा करते थे और उन्हें गलत पथ पर चलने वाला कहते थे और इस प्रकार वो अपने बौद्धिक दिवालियेपन का प्रमाण दे रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नाथूराम गोडसे ने अदालत में कहा था उस समय।
फिर नाथूराम गोडसे आगे कहता है, दूसरी तरफ इस महात्मा के 30 साल के नेतृत्व में वो करतूतें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। अधिक से अधिक मंदिरों को अपवित्र किया गया, अधिक से अधिक लोगों को मुसलमान बनाया गया और अधिकाधिक स्त्रियों का अपमान हुआ और अंत में देश का एक तृतीयांश हाथ से जाता रहा, यानी 1/3 हिस्सा देश का हाथ से निकल गया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गांधी जी के अनुयायी उस स्पष्ट बात को भी नहीं देख सके जिसको कोई अंधा भी देख सकता है। गांधी जी तो शिवाजी, प्रताप और गुरु गोविंद सिंह के समक्ष कुछ भी नहीं थे। वो उन वीरों की निंदा करते थे जो उनकी सीमा से बाहर का काम था और नितांत अनुचित था। तो इन मुद्दों को लेकर नाथूराम गोडसे नाराज था महात्मा गांधी से। मैंने गांधी वध क्यों किया, इस पुस्तक में से मैं अभी आपको कोट कर रहा हूं। और यह पुस्तक क्या है? नाथूराम द्वारा विशेष न्यायालय में दिए गए बयानों पर से मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 1968 में प्रतिबंध हटा लिया गया था। तो ये पुस्तक में नाथूराम गोडसे ने जो अदालत में बयान दिए, महात्मा गांधी को उन्होंने क्यों मारा, इसे लेकर 1968 तक उन बयानों के छापे जाने पर प्रतिबंध रहा और 1968 के बाद वो बयान छपे और ये पुस्तक उसके बाद छापी गई, जो अभी मैंने आपको पढ़कर बताई। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को हरियाणा के अंबाला में फांसी की सजा हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोडसे के वकील से खुद बात की थी और इसका जिक्र एक और पुस्तक में किया गया है और उस पुस्तक का नाम है वाई आई किल्ड द महात्मा और इसे जिस लेखक ने लिखा है उनका नाम है कॉनरॉड एल्स्ट। इसके पेज नंबर 19 पर लिखा है कि अंबेडकर ने नाथूराम गोडसे के वकील से संपर्क किया था और उनसे कहा कि अगर वो गोडसे की फांसी को उम्र कैद में बदलवाना चाहते हैं तो अंबेडकर इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। बड़ी बात आज आपको हम बता रहे हैं, अंबेडकर ने यह ऑफर दिया कि गोडसे की फांसी की सजा को अगर उम्र कैद में बदलना है तो वो गोडसे के वकील की मदद कर सकते हैं। हालांकि बाद में ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन इस पुस्तक में ऐसा लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार गोडसे की प्रशंसा भी की थी। इसके अलावा एक और पुस्तक है द मैन हु किल्ड गांधी और इसमें गोडसे के वकील LB भोपाटकर का पक्ष लिखा हुआ है और इसमें यह बताया गया है कि एक दिन डॉक्टर अंबेडकर चुपचाप उनसे मिलने आए और उन्होंने ये बताया कि नेहरू किसी भी तरह वीर सावरकर को गांधी जी की हत्या के लिए दोषी साबित करना चाहते हैं और इसके बारे में सावरकर को पता होना चाहिए। अब देखिए ये कितना बड़ा खुलासा है। डॉक्टर अंबेडकर खुद जा रहे हैं गोडसे के वकील के पास और वो कह रहे हैं कि नेहरू गोडसे की हत्या के लिए वीर सावरकर को फंसाना चाहते हैं और सावरकर को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस किताब में क्या लिखा है देखिए, अकॉर्डिंग टू द गोडसे फैमिली, लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर contacted Nathuram's lawyer to convey the message that if Nathuram would like his sentence commuted to life imprisonment, he would be able to arrange it. But Nathuram's reply was, please see to it that mercy is not imposed on me. I want to show that through me Gandhiji's non-violence is being hanged. तो डॉक्टर अंबेडकर तो ये कह रहे हैं कि मैं फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवाने में मदद कर सकता हूं, लेकिन गोडसे ने इनकार कर दिया और गोडसे ने कहा कि मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे फांसी पर लटकना है और मैं चाहता हूं कि जब मुझे फांसी पर लटकाया जाए तो लोगों को यह लगे कि गांधी जी की अहिंसा को फांसी पर लटकाया गया है। इसके आगे वो लिखते हैं इस किताब में, गोडसे's lawyer LB Bhopatkar revealed several years later in Manohar Malgonkar's The Men Who Killed Gandhi that Dr. Ambedkar, the law minister in Nehru's cabinet at that time, met him secretly to inform him that Nehru was personally interested in involving Savarkar, though there was no evidence to prove Savarkar's complicity. ये कितना बड़ा खुलासा है जो इस किताब में किया गया है कि नेहरू चाहते थे कि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर को भी फंसा दिया जाए और ये बात उस समय कोई और नहीं बल्कि इस देश का कानून मंत्री डॉक्टर BR अंबेडकर
कह रहा है और वो गोडसे के परिवार को ये बात बता रहा है, गोडसे के वकील को ये बात बता रहा है और कह रहा है कि सावरकर तक ये संदेश पहुंचाओ कि सावरकर को सावधान रहना होगा, क्योंकि नेहरू सावरकर को फंसाना चाहते हैं महात्मा गांधी की हत्या में। महात्मा गांधी भारत के पहले ऐसे नेता थे जिनकी हर राजनीतिक गतिविधि को मीडिया का आकर्षण माना जाता था, मीडिया में छाए रहते थे। उनकी हड़ताल से लेकर उनके अनशन, उनकी हर बैठक तक सबकी तस्वीरें बहुत खींची जाती थी, अखबारों में छपती थी। और उनकी हत्या से 10 दिन पहले जब बिरला हाउस में उन पर जानलेवा हमला हुआ, उस समय का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, बड़ी हैरानी की बात है कि उस समय का ना तो कोई तस्वीर उपलब्ध है, ना ही कोई वीडियो उपलब्ध है। और यह बात कई बार बड़े संदेह पैदा करती है। सोचिए, वो महात्मा गांधी जिनके पास हर समय कोई ना कोई प्रेस का व्यक्ति, मीडिया का व्यक्ति रहा करता था, क्योंकि वो, आप कह सकते हैं अंग्रेजी में, ही वॉज मीडियाज डार्लिंग, जिनके समय, हर समय जिनके साथ कोई ना कोई फोटोग्राफर, कोई ना कोई कैमरामैन रहता था, हर बार रहता था। लेकिन जिस दिन उनकी हत्या हुई, उस दिन कोई कैमरा उनके आसपास नहीं था। महात्मा गांधी के आसपास अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों के पत्रकार रहते थे, अखबारों के पत्रकार रहते थे, और उनके पोते कन्हू गांधी भी अक्सर उनकी तस्वीरें खींचते थे। लेकिन हत्या वाले दिन, घटना के समय, उनकी कोई तस्वीर नहीं खींची गई, जबकि वहां कैमरे भी थे, पत्रकार भी थे, लेकिन तस्वीरें नहीं। भारत की पहली बिना ऑडियो वाली फिल्म वर्ष 1913 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन गांधी जी का पहला वीडियो इस फिल्म से भी 1 साल पहले 1912 में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी एक तस्वीर आज हमने आपके लिए ढूंढ कर निकाली है। यानी राजा हरिश्चंद्र को हम पहली फिल्म मानते हैं जो इसमें आवाज नहीं थी, लेकिन हम वीडियो देख रहे थे। उससे भी 1 साल पहले गांधी जी का वीडियो आ गया था। वीडियो आज हमें नहीं मिला, लेकिन तस्वीर मिली है जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी हुआ करते थे। यह उस समय की बात है जब महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1912 में अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को दक्षिण अफ्रीका बुलाया था और दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर उनका और गोपाल कृष्ण गोखले का एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन उनकी हत्या का वीडियो या कोई दूसरी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड कभी भी नहीं हुई। महात्मा गांधी की हत्या 1948 की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी और यही कारण था कि उनकी हत्या के बाद इस पर जो न्यूज रील बनाई गई, उसे उस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया। और इस न्यूज रील को 2 कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया था, जिनमें एक का नाम था जॉन टर्नर और दूसरे थे वेद प्रकाश। आज हमने महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा की वो दुर्लभ तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं, जिसमें 15 लाख लोगों को के शामिल होने की बात कही जाती है और इनमें लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी लेडी माउंटबेटन और चीन के राजदूत ने भी तब हिस्सा लिया था। उस समय ये अंतिम यात्रा बिरला हाउस से राजघाट तक निकाली गई थी उनकी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर के पैरों के पास बैठे हुए हैं, जबकि नेहरू उनके सिरहाने बैठे हुए हैं। ये दुर्लभ तस्वीर आज भी आप देखिए। तो गोडसे ये मानते थे कि गांधी महात्मा नहीं है, बल्कि गांधी एक नेता हैं और एक नेता की तरह ही उन्होंने काम किया और वो भारत के विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार मानते थे। और अदालत में उन्होंने ये कहा कि जिस तरह राम ने जब रावण की हत्या की तो उसे बुरा नहीं माना जा सकता, उसे खराब नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार मैंने महात्मा गांधी की जो हत्या की है उसे भी देश के हित में ही माना जाना चाहिए, समाज के हित में माना जाना चाहिए और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि महात्मा गांधी को फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने अपने 78 वर्ष के जीवन में सिर्फ 2 फिल्में देखी थी। इनमें एक फिल्म का नाम था राम राज्य और दूसरी फिल्म का नाम था मिशन टू मॉस्को। गांधी जी का मानना था कि फिल्में देखना समय की बर्बादी है, लेकिन यह भी विडंबना है कि उनकी जिंदगी पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी अनेक फिल्में बनी, अंतर्राष्ट्रीय फिल्में बनी और आज भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोड्यूसर के लिए गांधी जी का जीवन और उनसे जुड़ी घटनाएं कोई फिल्म बनाने के लिए सबसे अच्छा प्लॉट होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी कई नाटकीय घटनाओं से भरी हुई है। उनकी पर्सनल जो लाइफ थी वो भी बहुत ड्रामेटिक थी और असल में महात्मा गांधी का व्यवहार जितना साधारण और सरल दिखता था, उनके चरित्र के पीछे उतनी ही जटिलताएं थीं और उतनी ही मिस्ट्रीज थी, जिससे लोगों में उनके जीवन को लेकर एक रहस्य हमेशा बना रहा और यह भाव लोगों के मन में आज भी बरकरार है। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी भी एक इंसान थे और कोई भी इंसान विवेचना से परे नहीं हो सकता।
वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब विवेचना की बात आती है तो सारे तथ्यों को आपके सामने रखना हमारा कर्तव्य है, और हमने आज वो सारे तथ्य आपके सामने रखे। ये वो तथ्य हैं जिन पर बहुत वर्षों तक प्रतिबंध लगा रहा, देश के लोगों तक ये तथ्य पहुंचने नहीं दिए गए। गोडसे ने अदालत में क्या कहा वो देश के लोगों को कई दशकों तक पता नहीं चला, उसके बाद लोगों का शायद इसमें दिलचस्पी खत्म हो गई होगी। तो ये सारी बातें आज हमने आपके सामने पेश की हैं। और महात्मा गांधी उस समय मीडिया में बहुत लोकप्रिय थे। अब आप सोचिए, अगर आज महात्मा गांधी जीवित होते तो शायद सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा रील्स शायद महात्मा गांधी की ही बन रही होती। फेसबुक पर सबसे ज्यादा फेसबुक लाइव शायद महात्मा गांधी ही करते, और ट्विटर पर भी सबसे ज्यादा ट्वीट्स आज शायद महात्मा गांधी के होते। और आज की जो पूरी लाइमलाइट है वो महात्मा गांधी पर रही होती, क्योंकि उस जमाने में जब मीडिया इतना बड़ा नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था, उस समय भी महात्मा गांधी की जो ताकत थी, जो वो मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, उस समय छपने वाली मैगजीन्स के जरिए जिस तरह वो लोगों को इकट्ठा कर लिया करते थे, जो ताकत थी वो अभूतपूर्व थी। अगर आज के समय में महात्मा गांधी होते तो वो कोई चमत्कार ही कर देते। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है, अगर उसे अच्छे से ठीक से समझना है तो उसे खुलकर बोलने दीजिए।